आंसर होगा नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म लिया है। ऐसा नहीं है कि बस नागरी लिपि ही विकसित हुई है, इसके साथ साथ अनेक भाषाओं का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है, विकास हुआ है ना, डेवलपमेंट हुआ। 8वीं 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। इसी काल में आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं जैसे मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही थी। इसी नागरिक लिपि के दौरान यानी 8वीं 9वीं शताब्दी के समय ही इन तमाम भाषाओं का भी जन्म हुआ था, जैसे कि आर्य भाषा, मराठी, बंगला आदि जन्म लिया था, है ना। यही हमारे लेखक ये जानकारी देते हैं। नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि नंदी नागरी किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिए किसे कहते हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदागरी कहलाती है। जो दक्षिण भारत की नागरी लिपि जो होती है ना, दक्षिण भारत जिसको हम लोग साउथ इंडिया कहते हैं, तो साउथ में बच्चों साउथ में जो नागरी लिपि है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंदी नागरी बोलते हैं। नंदी नागरी कहते हैं। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों ने कि लेखक नंदागरी लिपि में है। देखिए ध्यान से, कोकड़ के जो शिलाहार है, मानखेट है, राष्ट्रकूट, देवगिरी, इन विजयनगर, इनके जो शासक है ना, उन शासकों के जितने भी लेख मिले हैं वो सब नंदागिरी लिपि में है। पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदागिरी लिपि नाम दिया गया था। यानी सबसे पहले नंदागिरी नाम किसको दिया गया था, तो जो विजयनगर के जो राजा थे उनकी जितनी लेखों थे ना, एडिक्ट थी, उस सारे एडिक्ट को, सारे लेखों को क्या बोला गया था, नंदी नागरी बोला गया था, है ना, नंदी नागरी। चलिए बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये सारी चीजें बहुत मैटर करेगा। देखिए बाबू, इसमें 2 क्वेश्चन का आप सेम ही एक ही आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है नागरी लिपि पाठ का सारांश लिखिए। नागरी लिपि का पाठ का सारांश कहे तब भी आप ये आंसर दीजिएगा, या आपसे कहते देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तब भी आप ये पूरी उसकी समरी को लिखिएगा, ठीक है ना, सारांश को। 2 क्वेश्चन है, फिर से ध्यान से समझ लीजिए। नागरी लिपि पाठ का सारांश लिखें, या देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है ये बताइए। तो इसके लिए भी आपको यही आंसर देना पड़ेगा बच्चों। चलिए एक एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझते हैं, और इस क्वेश्चन को भी आप लोग बाबू आंसर को एकदम वीवीआई कर लो इसे। इसमें से 2 क्वेश्चन आने वाला है, एकदम कंफर्म है, बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी तथा विविध, हिंदी में से मिलता जुलता जितनी भी भाषाएं हैं ना, उस सब बोलियों को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। नेपाली, जिवाड़ी और मराठी की लिपि भी नागरी है। यहाँ तक कि आपकी नेपाली, जिवाड़ी, मराठी, संस्कृत, इन सभी का भी हम लोग किस लिपि में लिखते हैं बच्चों, तो देवनागरी में लिखते हैं। संस्कृत और प्राकृत की पुस्तक भी देवनागरी में ही प्रकाशित होती है, चाहे वो संस्कृत की या प्राकृत भाषा की पुस्तकें हों, वो भी देवनागरी में ही प्रकाशित की जाती हैं। गुजराती हाफी भी देवनागरी से बहुत भिन्न नहीं है। अगर आप गुजराती भी देखिएगा तो हमारे देवनागरी से कुछ ज्यादा अलग नहीं है, बल्कि मिलता जुलता है।
बंगला लिपि भी प्राचीन नागरी लिपि की वहन ही है, और बंगला को भी हम लोग अछूते नहीं रख सकते हैं। बंगला भी जो भाषा है वो भी देवनागरी लिपि से मिलता जुलता है। सच तो यह है कि दक्षिण भारत की अनेक लिपियां नागरी की भांति ही प्राचीन ब्राह्मणों से विकसित है। यानी सच्चाई ये कह सकते हैं बच्चों कि प्राचीन इंडिया में यानी प्राचीन भारत में जितनी भी दक्षिण भारत की अनेक जो लिपियां थी उस सब के सब प्राचीन ब्राह्मणों से जो है विकसित हुई है। 12वीं सदी के ध्यान से 12वीं सदी के श्रीलंका के शासकों के सिक्के पर भी नगई और मिलते हैं। यानी जो 12वीं सदी में जो श्रीलंका के शासक थे वो अपने सिक्कों पर जो चीजें लिखवाए थे वो भी हमें इसी भाषा से, इसी लिपि से, नागरी लिपि से ही मिलता जुलता मिला। महमूद गजनबी जो थे, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह ने भी अपने नाम नागरी में खुदवाए थे। ये सब जो है अपने सिक्के पर, चाहे मोहम्मद गौरी हो, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो, शेरशाह हो, ये सब जो है अपना नाम किस चीज में, देवनागरी में भी खुदवाए थे, यानी उस पर ढलवाए थे। और अकबर के सिक्के में भी रामसिये शब्द अंकित है। रामसिये शब्द जो है वो अंकित है किस राजा के सिक्के पे? अकबर के। वस्तुतः ईसा की 8वीं 9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। शर्त इसलिए था कि जो 8वीं 9वीं जो शताब्दी थी, 8वीं 9वीं शताब्दी, इस शताब्दी में पूरे देश में बस एक ही प्रचलन था, नागरी लिपि। नागरी नाम को लेकर तरह तरह की विचारधाराएं हैं, किंतु इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी बड़े नगर से संबंधित है। यानी नागरी जो देवनागरी शब्द है इसमें काफी ज्यादा चर्चित चीज है, मतभेद बहुत सारा है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि जो नागरी शब्द है वो किसी बड़े नगर, किसी बड़े टाउन से रिलेटेड करता है, संबंध रखता है। काशी को देवनगर कहते थे। काशी जो है उसको हम लोग देवनगर कहते थे, है ना। हो सकता है वहां प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा हो, इसलिए हम कह सकते हैं काशी को जब हम लोग एक बड़ा, क्या बोलते हैं बाबू, देवनगर, देवों का नगर बोला जाता था काशी को, इसलिए हो सकता है कि उसी पर उस लिपि को, जो काशी में लिपि प्रयुक्त था, उस लिपि को देवनागरी कहने लगे लोग। बस गुप्तों की राजधानी पटना भी थी। वैश्य, गुप्तों, इन सभी का राजधानी कहाँ था बच्चों? मुगल, उसमें पटना, जो जिसको मुगल के नाम से जानते थे ना, तो पटना भी थी, तो देवनगर थी। इसके नाम पर यह नामकरण हो सकता है। जो भी यह नगर विशेष की लिपि नहीं थी, 8वीं 11वीं सदी में यह सर्वदेशिक लिपि थी। और ये जो नागरी लिपि है 8वीं 9वीं के बाद 11वीं 12वीं तक आके ये पूरे देश में प्रचलित हो गई थी, जिसको हम लोग सार्वदेशिक लिपि के नाम से जानते थे। नागरी लिपि के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं जन्म लेती है। जैसे जैसे नागरी लिपि विकसित होता है, जिसका प्रचलन होता है, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी भाषाओं का जन्म होता है, जैसे कि यथा, मराठी, बंगला आदि। इन सभी भाषाओं का भी नागरी लिपि के लेख कंबल पश्चिम तथा पूर्व बलिक सुंदर दक्षिण से भी मिले हैं। यानी इस नागरी लिपि का तो पूरा प्रचार, मतलब उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तमाम क्षेत्रों में इसका प्रचलन देखने को मिला। अभिलेख के माध्यम से इसकी पहचान की गई। देखिए और 2 क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान से देखो।
देखो बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया? और आखिर पटना से जो है लेखक क्या संबंध बताते हैं नागरी लिपि का, ये भी देखेंगे। इसे भी आप लोग बच्चों VVI कर लो, ठीक है। चलिए इसके आंसर देखते हैं। देखो बच्चों, यह मान्य है कि नागरी लिपि किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहर से संबंधित है। जो नागरी शब्द है वो किसी आम शहर से नहीं बल्कि एक बड़े शहर से संबंध रखता है। पादतीडिंदकम नामक एक नाटक से, कौन सा? पादतड़ितकम जो एक नाटक है, इससे जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को नगर नाम से पुकारते थे। उसमें पटना को हम लोग एक स्पेशल नाम नगर के नाम से पुकारते थे। किस नाटक के जरिए पता चला है? पादतड़ितकम नाटक से। अतः यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि जो हमारा उत्तर भारत है वहां पर एक विशेष शैली मिलती है जिसको नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह बड़ा नगर निश्चित रूप से पटना ही होगा। अब ये जो हमारे विद्वान थे उन्होंने ये इस बड़े नगर का नाम किससे जोड़ा है? पटना से जोड़ा है, जिसको उसमें पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए या विक्रम आदित्य हो गए, तो इन दोनों राजाओं का जो नाम था वो देव था। इसलिए गुणों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता था। अब पटना की जो राजधानी जो है, इसलिए गुणों की राजधानी जो थी, जिसको हम लोग पटना को देवनागरी भी कहते थे। देवनागर की यह लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपियों को बाद में देवनागरी नाम दिया गया था। तो सबसे पहले तो ये पटना से भी हमारा रिलेशन बना रहा है कि पटना को नगर कहते थे और वहाँ की जो एक विशेष शैली थी जिसको नागर शैली कहता थे। अब इसी के आधार पर हमारे जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि जो पटना है वो एक नागरी लिपि है। यहाँ बोला जाता था, लोग बोलते थे चीज़ों को लिखते थे नागरी लिपि में, तो वहाँ के जितने भी लेख थे वो सब देवनागरी, यानी इस देवनागरी शब्द का पटना से भी संबंध ये होता है। चलिए बच्चों, अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन है, समझो। निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। क्या प्रमाण? तो इस जो नागरी लिपि जो निबंध है, इससे हमें इस पर एक कालक्रम से नागरी लेखों का संबंध प्रस्तुत करना है। तो लिखेंगे बच्चों, निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं। क्या मिलता है? लेखों के टाइम के अनुसार, टाइम लाइन के अनुसार। 11वीं सदी में राजेंद्र जैसे प्रतापी चेहरे राजाओं के सिक्कों पर नागर अक्षर देखने को मिलते हैं। यानी